नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की 10 महत्वपूर्ण खबरें जो हमारे जीवन से वास्ता रखती हैं। क्या कुछ हो रहा है देश में, इसमें सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक की। और कौन आया उनके समर्थन में बॉलीवुड से, तो वो है सोनाक्षी सिन्हा। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज एक वीडियो संदेश जारी करके उठाई है। संसद मार्च का उन्होंने जो 20 जुलाई को होने जा रहा है उसका समर्थन भी किया। सोनाक्षी ने लोगों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उनका यह समर्थन सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी तो है ही, और साथ ही अभी वो सोनम वांगचुक को लेकर समय समय पर अपने विचार भी व्यक्त करती रही हैं। लेकिन वीडियो संदेश जारी करके पहली बार वो इस अभियान के समर्थन में खुलकर सामने आई हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा की जो फैन मेल है, उनके जो प्रशंसक हैं, वो सब उनको अब सपोर्ट करेंगे। और इस तरीके से माना जा रहा है कि ये जो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अभियान में शामिल होने की जो अपील उन्होंने की है, उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा आएगी और इसके चलते ये अभियान आगे बढ़ेगा। देहरादून में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और यहाँ पर अभिनव मैथ सर ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफिया छात्रों के भविष्य की खुलेआम नीलामी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिनके पास पैसा है वे व्यवस्था का फायदा उठा लेते हैं, जबकि मेहनती छात्रों के सपने टूट जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि 152 पेपर लीक से 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब तक किसी को भी प्रभावी सजा नहीं मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि गिरोह आखिर किसके संरक्षण में इतना बेखौफ होकर काम कर रहा है। और सवाल उठाया जाना यहां पर अगर देखा जाए तो जायज है कि पेपर लीक दुनिया के सामने है, लगातार हो रहे हैं पेपर लीक, ये भी दुनिया के सामने है। और अभी अभी जो नीट एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी अगर आप देखें तो OMR शीट और जो मार्कशीट है और जो आंसर शीट है उसमें जो अंतर आया है वो चौंका रहा है। बात ये नहीं है कि तकनीकी गलती के चलते NTA पल्ला झाड़ ले। प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई छात्र इस तरह से अंकों में गिरावट देख के अपने और डिप्रेशन में आ जाए और कोई घातक कदम उठा ले तो क्या NTA उसकी जिम्मेदारी लेगा? उनके लिए तो ये अदा ठहरी, लेकिन ना जाने कितने लोग सजा पाते हैं। इस बात को लेकर अगर सरकार के सामने सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये जायज है और इस पर समय रहते विचार किया जाना चाहिए, वरना इस मुद्दे पर सरकार की अलोकप्रियता भी जेनजी में हो सकती है। स्काई रूट एरोस्पेस अब ये गर्व का प्रतीक बन गया है भारत की यदि बात करें तो। और 2 वैज्ञानिक पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका, उनका ये विक्रम-1 भारत का पहला निजी क्षेत्र का विकसित रॉकेट बन गया है। सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा तक इस रॉकेट ने पहुंच बनाई और अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग, यदि निजी क्षेत्र के हम बात करें एरोस्पेस की, तो निजी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग है। ये जो 2 वैज्ञानिक हैं, इनकी तर्ज पे कई वैज्ञानिकों ने अपने, जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टार्टअप शुरू किए हैं और इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। ये मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए, क्योंकि भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाले दुनिया का तीसरा देश बन गया है जिसके निजी क्षेत्र के पास ऑर्बिटल लॉन्च करने की क्षमता हो गई है। यह सफलता भारतीय अंतरिक्ष उद्योग, नवाचार और निजी कंपनियों की बढ़ती ताकत का प्रतीक मानी जा रही है और भविष्य में भारत के स्पेस सेक्टर के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। इसरो में काम करने के बाद अपनी एक निजी एजेंसी बना लेना और फिर इस तरह से सफलता अर्जित कर लेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी, देश के लोग भी बधाई दे रहे हैं। और निकट भविष्य में अब निजी क्षेत्र हमारे लिए, भारत के लिए एक उपलब्धिपूर्ण आधार तैयार करेंगे, इसकी पूरी संभावना भी बन गई है। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या किया है। ओम बिरला ने बहुप्रतीक्षित 2 निर्णय लिए। एक तो शिवसेना UBT के 6 सांसदों को शिंदे गुट की शिवसेना में विलय को लेकर मंजूरी दे दी। इसके साथ ही शिंदे गुट की लोकसभा में संख्या बढ़कर 13 हो गई है। वहीं TMC से अलग हुए 20 सांसदों को लोकसभा में अलग से बैठने की अनुमति भी दे दी गई। हालांकि इन सांसदों के NCPI में विलय को अभी औपचारिक मान्यता नहीं मिली है। इन घटनाक्रमों से लोकसभा में राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि
मानसून सत्र में बहुत महत्वपूर्ण बिल सरकार लेके आने वाली है। सरकार ने तो अभी तक ओपन नहीं किया अपना एजेंडा, लेकिन कांग्रेस ने अभी से बतलाना शुरू कर दिया, या ये कह लीजिए कि मानसून सत्र का कोई पेपर लीक कर दिया हो, जिसके तहत कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार जो बिल आएंगे वो बिल डिलिमिटेशन का हो सकता है, महिला आरक्षण का हो सकता है, और हम इसका हर हाल में विरोध करेंगे। जबकि दूसरी जो पार्टियां इंडिया की है, मतलब इंडी गठबंधन की, वो कहीं ना कहीं अभी फैसले पे नहीं पहुंच पाई है कि करना क्या है यदि ये बिल आते हैं तो कुल मिला के बड़ा दिलचस्प होगा अगला मानसून सत्र, क्योंकि 2/3 बहुमत के लिए सरकार ने कमर कस रखी है और उसके चलते तोड़फोड़ हो रही है इंडी गठबंधन में। ये भी देखा जा रहा है कई पार्टियां कांग्रेस के हाथ से फिसल रही हैं, और कांग्रेस लेकिन अपनी जगह पर अपने स्टैंड को क्लियर कर चुकी है कि तुम कुछ भी करो, हमको तुम्हारा विरोध करना है। यानी बिना बिल को पढ़े, बिना बिल को जाने कांग्रेस ने झंडा बुलंद कर दिया है कि हमें तो विरोध करना ही है। जबकि दूसरे दल कह रहे हैं कि बिल तो सामने आने दीजिए, उसकी स्टडी तो करने दीजिए, लोकतंत्र है, देश हित को देखकर हम फैसला करेंगे बिल के साथ जाना है या नहीं। तो कुल मिलाकर बिल अभी आया नहीं है, लेकिन उसको लेकर चर्चाओं का दौर मामले को दिलचस्प बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा कर बीएसएफ जवानों से मुलाकात की। उन्होंने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्थाओं और बाड़बंदी कार्य का जायजा लिया। भाजपा का कहना है कि राज्य में सरकार बनने के बाद बीएसएफ ने सीमा पर बाड़बंदी का काम तेजी से आगे बढ़ाया है। पार्टी के अनुसार यह कार्य अब लगभग पूरा होने की स्थिति में है। बांग्लादेश बॉर्डर पर लगातार स्मार्ट फेंसिंग का मतलब होता है एक जगह सीमा सुरक्षा बल का जवान खड़ा होकर, आधुनिक जो संसाधन उनको उपलब्ध कराए गए हैं, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, एक जगह खड़ा होकर वो 3 से 4 किलोमीटर तक नजर रख सकता है स्मार्ट फेंसिंग के माध्यम से। इस तरह के इक्विपमेंट्स उनके पास रहते हैं, जिसके चलते घुसपैठ उस एरिया में, जो एरिया टारगेटेड होता है 3 से 4 किलोमीटर का, उसमें यदि कोई घुसपैठ हो रही हो तो बीएसएफ को अंदाजा लग जाएगा कि ये घुसपैठ कहां हो रही है, ताकि वो तुरंत एक्शन ले सके। इन सब बातों के चलते घुसपैठ शून्य होना चाहिए, ये जो गृह मंत्री का प्रण है, उस दिशा में बीएसएफ कदम बढ़ा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में भारतीय सिनेमा की कई उपलब्धियों को सम्मान मिला। फिल्म आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। अभिनेत्री यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर को सर्वश्रेष्ठ नवोदित निदेशक की फिल्म का सम्मान मिला। तो ये थे बॉलीवुड की वो फिल्में जिनको अपनी अच्छी अदायगी, अच्छे कथानक और समसामयिक विषयों के चलते सम्मान मिला है। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति, देखिए बुर्किना फासो क्या है। बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है, राष्ट्र। ये अपनी गोल्ड माइंस के लिए प्रसिद्ध है, हम आपको बतला दें, क्योंकि बुर्किना फासो बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से अब बदलाव आ रहे हैं उस पर जाने के पहले हम आपको बतला दें कि ये नाइजर के पास, नाइजर घाना इसके पड़ोसी हैं अफ्रीका के देश, और ये वेस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, लेकिन गोल्ड माइंस के लिए ये पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इतनी सोने की यहाँ पे खदानें हैं, लेकिन ये गरीब देशों में शामिल है। सोना भरपूर लेकिन देश गरीब। तो यहाँ पर बदलाव किस तरह से राष्ट्रपति कर रहे हैं उनके बारे में जानना दिलचस्प होगा। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे, ये इनका नाम है, ने कहा है कि देश में कभी भी शरिया कानून लागू नहीं होगा। मतलब ये मुस्लिम बहुल कंट्री है, लेकिन राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे ने कहा कि यहाँ शरिया कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे खुद मुस्लिम हैं, लेकिन हर नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने का अपने तरीके से अधिकार है। ट्राओरे ने सऊदी अरब में शरिया कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों से भी देश वापस ना लौटने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए तकनीकी ज्ञान और कौशल सीखना, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। उनके अनुसार युवाओं को विज्ञान, तकनीक और विकास से जुड़े क्षेत्रों में अपना योगदान देना चाहिए। राष्ट्रपति के इस बयान ने बुर्किना फासो की धर्मनिरपेक्ष नीतियों पर चर्चा तेज कर दी है। मतलब कट्टरवाद से बचाकर लेकर जाने की कोशिश विकास की ओर। एक छोटा सा देश, अब गोल्डन हार्ट भी रखकर काम करेंगे यहाँ के राष्ट्रपति, जैसा कि उन्होंने अपने तेवर दिखाए। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल स्टेज तक आ गया है, और फाइनल में हम जानते हैं कि अर्जेंटीना और स्पेन का मुकाबला होगा, लेकिन तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ में इंग्लैंड ने फ्रांस को रोमांचक मैच में 6-4 से हराकर संतोषजनक कुछ हद तक अपने फीफा वर्ल्ड कप का समापन किया है, क्योंकि वो 1966 के बाद से इंग्लैंड ने कभी वर्ल्ड कप जीता नहीं, लेकिन अब ये तीसरे स्थान पर आकर ही संतोष कर रही है फ्रांस जैसी टीम को हराकर, जो कि प्रबल दावेदार थी फीफा वर्ल्ड कप फाइनल
जीतकर ताज अपने सर करने के लिए। लेकिन अब अर्जेंटीना और स्पेन में से एक को मिलेगा ये ताज। किसको मिलेगा? ये फाइनल मुकाबला 19 जुलाई यानी आज न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। यानी रात भर आज दुनिया जगेगी और इस मैच को देखेगी। भारत में भी फुटबॉल का जादू खासकर बंगाल में और खासकर कोलकाता में सर चढ़ के बोलता है। भारत में मैच का समय रात करीब 12:30 बजे मतलब 20 जुलाई की तड़के तक निर्धारित है। और लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना खिताब बचाने उतरेगी क्योंकि पिछला खिताब भी उन्हीं के नाम था, जबकि स्पेन दूसरी बार विश्व कप जीतने की कोशिश करेगा। फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह मुकाबला टूर्नामेंट के सबसे बड़े और ऐतिहासिक क्षणों में से एक होने वाला है, क्योंकि अर्जेंटीना जो है वो अपने आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है। और आज जो हम बात कर रहे हैं, इस समय तक की अगर बात करें तो पूरे मतलब फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने अंतिम मौके पर भी गोल किए हैं और मैच अपने पक्ष में किए हैं। अंतिम समय में भी मेसी ने उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन स्पेन जो है वो अपने डिफेंस के लिए जाना जाता है। लेकिन स्पेन का भी ये कहना है कि हमें हार के डर से नहीं बल्कि जीतने के जुनून के साथ खेलना है। तो कुल मिला के मुकाबला दिलचस्प होगा, आप जरूर देखिए। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने जॉर्डन स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया। यह जबरदस्त हमला था। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हो गई। रिपोर्ट्स में 3 से 4 सैनिकों की हालत गंभीर और कई अन्य के घायल होने का दावा किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अड्डे को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर हुए इस हमले में 16 अमेरिकी जवानों की मौत और करीब 430 सैनिकों के घायल होने का दावा भी किया जा रहा है। यह बहुत बड़ी संख्या है। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह है कुल मिलाकर IRGC, जो ईरान का एक ऐसा सैनिक बल है जो कट्टरवादी माना जाता है और जिसके चलते ये युद्ध किसी निर्णायक मोड़ तक मतलब समझौते के मामले में नहीं पहुंच पा रहा है कि बातचीत के टेबल पे आ जाएं, बात कर लें और किसी मुद्दे को हल करते हुए दुनिया को चैन की सांस लेने दें। ये ना तो IRGC को मंजूर है और ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को। अभी तो ऐसे ही लग रहा है, देखिए आगे आगे होता है क्या। तो ये थी टॉप 10 खबरें। थोड़ा सा समय आपने निकाला, सूचना सूत्र के साथ बिताया। बहुत बहुत धन्यवाद।